गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक है व्हेन ट्रस्ट लेवल डेवलप इन इन्वेस्टिंग। जब भी आप निवेश करते हैं तो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप कब होता है? ठीक है, आपका ट्रस्ट लेवल कब डेवलप होता है? जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ट्रस्ट लेवल तभी डेवलप हो सकता है जब आप अपने आप इसको किसी भी एसेट को, चाहे वो इक्विटी हो, ईटीएफ हो, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट का व्हीकल हो, उस पर आपकी पूरी पकड़ हो और आपको विश्वास हो कि ये भविष्य में आगे जाएगा। एक होता है कि आपने बिलीव कर दिया है। आपका बिलीव कब डेवलप हो जाता है? जब आप सोशल मीडिया पे जब आप बहुत सारे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका तब भी एक बिलीव बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो एक फॉल्स बिलीव भी हो सकता है। बहुत सारे लोग सपोज आपको कह रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब एक भेड़ चाल की तरह आप उसको, उस पर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अच्छे इन्वेस्टर की निशानी नहीं है। अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है कि वो अपने आप चीज़ों को एनालाइज करे, जो पैरामीटर्स हैं उनको देखे और उसके बाद वो निवेश करे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रस्ट लेवल तभी डेवलप होगा जब हम एनालाइज करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि आपने कोई भी ऐसा स्टॉक पकड़ लिया है, जैसे मैं सपोज, देखो मैं किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर मैं स्पेसिफिक कोई भी किसी भी चीज़ को, मैं किसी भी एसेट क्लास को, चाहे वो ईटीएफ हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, मैं इक्विटी हो, उसको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है, ठीक है, मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखना चाहूंगा? मेरा जो बिलीव है, सॉरी, मेरा जो ट्रस्ट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्यों है? क्योंकि उसका कारण ये है कि एक तो ये नेशनल बैंक है, नंबर वन। दूसरा, इसके सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कस्टमर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, नंबर टू, यानी कि कस्टमर सबसे ज्यादा है। तीसरी चीज है, इसकी जो पकड़ है मार्केट के अंदर वो सबसे ज्यादा है। चौथी चीज, ये हमारे देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इतनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलती हैं, इंडस्ट्रियल हो या फिर पर्सनल हो, इंडिविजुअल लेवल पे हो, मतलब अरबों रुपए खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन चल रही हैं। इवन गवर्नमेंट एसबीआई को प्रमोट करता है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके अकाउंट ऑलमोस्ट एसबीआई में होते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट के चालान बनते हैं वो भी एसबीआई में, ऑलमोस्ट एसबीआई में ही बनते हैं। ठीक है, पोस्ट चालान की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एसबीआई का जो स्टॉक है, अगर हम स्टॉक की बात करें तो एसबीआई का स्टॉक ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इसने इतने अच्छे रिटर्न दिए। इवन कोरोना के बाद ये इतनी तेजी से बाउंस बैक किया है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते कि एक सरकारी बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक इतनी तेजी से प्राइवेट बैंकों को भी पीछे कर सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये एक डिविडेंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखता हूँ और जब जब ये नीचे गिरता है तब तब मैं इसको उठाता हूँ। ठीक है, जब जब ये नीचे गिरता है तब तब मैं उसको उठाता हूँ। तो मेरा पोर्टफोलियो, ऑब्वियसली मेरा जो क्वांटिटी है, पोर्टफोलियो की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो मेरा डिविडेंड मेरे पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, वही डिविडेंड कंपाउंडिंग भी हो सकता है अगर हम री इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ये बोनस शेयर्स भी दे सकता है आगे चल के भविष्य में। तो एसबीआई को मैं इसीलिए, एसबीआई के ऊपर मेरा ट्रस्ट है। समझ गए फ्रेंड्स, ट्रस्ट ऐसे डेवलप होता है। उसके बाद अगर मैं एसबीआई के ऊपर, एसबीआई के चार्ट को देखूं, अगर मैं चार्ट को दिखाता हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने पीएसयू बैंक बीज है, इसका सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट होल्डिंग स्टॉक एसबीआई है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको लिया है फ्रेंड्स। ठीक है, एसबीआई को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। आप ये मत समझिएगा कि एसबीआई के अंदर ही हमने सारा कुछ लगा देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक डाइवर्सिफाई हमेशा करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। और जो फ्री के जो स्टॉक्स होते हैं ना, अगर मैं बात करूँ फ्री के स्टॉक्स की, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर एसबीआई है, मुझे फ्री में अगर लेना होगा तो मैं एसबीआई ही लूंगा। ठीक है, फ्री का मतलब आप सब समझ गए होंगे। जो मेरे दो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उससे, जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया है उससे हम कुछ स्टॉक्स हम उठाएं। ठीक है, कुछ ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करें, कुछ हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के पैसे से। जो प्रॉफिट का हमारा अमाउंट है उससे हम अपना पोर्टफोलियो को डेवलप कर रहे हैं। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब पोर्टफोलियो आप इस तरीके से नहीं बना सकते, बिना ट्रस्ट लेवल के आप नहीं बना सकते। जब तक आपका ट्रस्ट लेवल डेवलप नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल भी, आप चवन्नी भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और अगर ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया तो आप उसके 1000 स्टॉक्स भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, अपना गोल बना सकते हो। गोल हमेशा उसी स्टॉक के अंदर बनेगा जिसमें आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे सपोज एसबीआई है, एसबीआई में मेरा ट्रस्ट लेवल डेवलप हो गया है, तो
मैं क्या है, इसके एक एक दो दो स्टॉक लेकर मुझे इसका गोल सेट करना है 1000 का। यानी मुझे 1000 स्टॉक इसके अंदर लेने हैं, वो मेरा गोल है। और उसके बाद मैं इसको शांति से भूल जाऊंगा फ्यूचर में कि भाई हमने कुछ लिया भी है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, आगे की जनरेशन के लिए भी काम आएगी, और हमारे रिटायरमेंट में भी काम आएगी, और आगे के जनरेशन में भी काम आएगी। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ आपसे, देयर आर टू साइकोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वन इज लमसम एंड सेकंड इज SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दो तरीके की साइकोलॉजी चल रही है अभी मार्केट के अंदर। एक लमसम चल रही है, एक SIP चल रही है। तो लोग SIP पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं होता, लमसम नहीं होता हमारे पास। हमारे पास, हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हमारी तनख्वाहें कम है, हमारी लिमिटेड तनख्वाहें हैं, हमारी खर्चे हमारे हैं, सेविंग हमारी कम है। तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को बिगर करना है। अगर हमारे पास मान लीजिए पहले से ही करोड़ों रुपए होते, तो हम करोड़ों रुपए लगा के, और उसके बाद फिर हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ भी करने की। हम फिर क्या है, इन्वेस्टर ही रहते हैं, वही करोड़ों रुपए लगे हुए, ठीक है, जिनके। तो वो क्या करेंगे, अपने फंड को ही तो मैनेज करेंगे। उनके पास इतना टाइम थोड़ा ना होगा। मान लीजिए किसी के 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं बाजार में, तो उसके बाद इतना समय थोड़ी ना होगा वो किसी और के लिए नौकरी करेगा। वो तो अपने फंड को मैनेज करेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो मैं ये कहता हूँ कि किसी का पोर्टफोलियो अगर 1-2 करोड़ से ऊपर है ना, तो क्या होता है कि वो अपने ही पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर हम चार्ट में चलते हैं, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले चलता हूँ, ये देखिए, अगर आप कुछ टाइम पहले देखें 2023 में, तो ये 548 रुपये का था ये। और पीछे चलो थोड़ा सा और, 2020 में चलते हैं, कोरोना के टाइम पे, मज़ा आएगा। ये आपका जो है 2020, देखो मार्च, मैं यहाँ चलता हूँ मई में। ठीक है, मार्च से मई की तरफ जब गए थे, तो ये समझ लो 150 रुपये का स्टॉक हो गया था ये। कोरोना के टाइम पे 150 रुपये का, सबने कहा कि SBI अब 90 रुपये पे चला जाएगा। अब इसकी हालत, क्योंकि देश सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट SBI को कर रहे थे लोग, क्यों? क्योंकि ये देश का एक ऐसा बैंक है जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि ये सबसे ज्यादा, देखो, जिस की नेशनल लेवल पे जिस चीज की कनेक्टिविटी हो ना, हर चीज में कनेक्टिविटी हो, जो घर घर में हो, उस चीज पे असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक्स को भी इसने हिला दिया था। हिलाने के बाद ये 150 पे इसको ले गया था। 150 पे जब कंसोलिडेशन चलता रहा, तो उसके बाद सिचुएशन उभरती रही, SBI की सिचुएशन भी उभरती रही, और ये सीधे 416 पे चला गया बहुत जल्दी 2021 में, फरवरी में। ठीक है, तो जो निवेशक जिन्होंने अपना पैसा संभाल कर रखा, जो इन्वेस्टेड रहे, जिन्होंने SBI के ऊपर विश्वास किया, उन लोगों ने और स्टॉक्स लिए, और स्टॉक्स लिए। किसी के पास 100 रहे होंगे तो उन्होंने, जिन्होंने 500 कर दिए अपने कोरोना के टाइम पे, तो मैं कहता हूं कि वो रियल इन्वेस्टर होता है। जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, जब करेक्शन का दौर होता है, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, कड़की चल रही होती है उसके पास भी, लेकिन फिर भी वो इधर उधर से खगाल खगाल के लाके, और वो इन्वेस्टिंग करता है। समझ गए फ्रेंड्स? वो जिस चीज पे विश्वास होता है उस पर वो इन्वेस्टिंग करता है, और वही इन्वेस्टिंग उसको आगे जाके करोड़पति बना देती है। तो SBI भी एक ऐसा स्टॉक है जो करोड़पति बना सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? ये नेशनल लेवल का स्टॉक है, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया इसको, ठीक है, उनकी, वो बेचारे या तो इसमें से एग्जिट हो गए, या अपना पोर्टफोलियो फिर उसके बाद बना नहीं पाए। तो अभी देखो, हम कहते हैं कि चलो ये पीक पे है। ठीक है, इसका पीक अगर माना जाए तो लगभग ये 900 रुपये के आसपास है, 900 रुपये के आसपास है। तो ठीक है, तो अभी ये 823 रुपये के आसपास चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ये 600 रुपये पे भी आ जाए, चलो। ठीक है, जो लोग SIP कर रहे हैं ना, उनके लिए मौज है, जितना ही नीचे आएगा उनके लिए मौज है। आप ये समझ लीजिए कि ये डायमंड से ज्यादा कीमती है, और ये लोगों के भविष्य को संवार सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? लेकिन मैंने एक चीज आपको कहा है कि अगर कोई भी, अगर आप स्टॉक्स लेते हैं, तो आपको सिर्फ प्रॉफिट के पैसे से लेना है। ठीक है, सबसे पहले ETF में आपको देखना है, और ETF के बाद आपको स्टॉक्स में तब आना है जब आप ETF में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो हमें समझदार, जो एक्सपीरियंस लोग बताते हैं, वो बताते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर से कमाओ, मतलब NGSL से कमाओ, और स्टॉक्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड में लगाओ। समझ गए फ्रेंड्स? यही नारा है, NGSL से कमाओ, स्टॉक्स, इक्विटी इक्विटी, ETF और म्यूचुअल फंड में लगाओ। तो हम वही कर रहे हैं। तो हमने जो देखो, ऐसा है कि हम अपना पोर्टफोलियो वायरल नहीं कर सकते। इसके लिए हमने क्या किया है कि अपना जो पोर्टफोलियो सिर्फ मेंबर्स लिस्ट में हम डालेंगे। अपना पोर्टफोलियो जो भी हमारा फ्री का पोर्टफोलियो है, हम दिखाएंगे आपको कि फ्री का पोर्टफोलियो, लेकिन वी कैन नॉट वी कैन नॉट रिवील इट ऑन दी
पब्लिक पोर्टफोलियो, पब्लिक चैनल। ठीक है, ये सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए होगा, जो मेंबर्स के लिए होगा। सिर्फ मेंबर्स हमारे पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। उसका कारण यह है कि इसको हम वायरल नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए सिर्फ मेंबर्स के लिए जो ट्रेनिंग होगी वो मेंबर्स के लिए होगी, और लिमिटेड लोग ही इसको देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एसबीआई में जितना ये नीचे गिरेगा, उतना हम एक एक करके इसको एक्युमुलेट करेंगे। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो बहुत महंगा है, 823 रुपए का जो स्टॉक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वालिटी, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। ये कहाँ से पता चलता है? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये आपका ये है विश्वास। समझ गए? ये है विश्वास। 2004 से 11 रुपए पर शेयर इसने डिविडेंड दिया है, 2004 में, जबकि ये बहुत ही छोटा सा स्टॉक हुआ करता था। 2004 में कितना हुआ करता था? आप देखिए, चेक करिए, मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ 2004 का। ठीक है, अगर हम इसको वीकली करते तो तब अच्छे से दिखेगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, 2004 में लगभग ये 40 रुपए के आसपास था। ठीक है, अब 40 रुपए का स्टॉक और 11 रुपए आपको दे रहा है पर शेयर का। ठीक है, पर शेयर का अगर आपको 11 रुपए अगर ये दे रहा है, तो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूँ कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसने पहले ही फैसला कर लिया था 2004 में कि मुझे लोगों को करोड़पति बनाना है। ठीक है, उसके बाद 2005 में लगभग 10 रुपए बढ़ा होगा, फिर भी इसने 12 रुपए 50 पैसे दिया। 2006 में 14 रुपए दिया इसने। ठीक है, तो देखो, इसकी क्वांटिटी भी तो आपको बढ़ानी है फिर। धीरे धीरे करके इसकी जो एसबीआई की क्वांटिटी है, पहले 40 रुपए का रहा होगा। कितना? अगर मान लीजिए किसी के पास 100 रहे होंगे तो लगा लो, 1100 रुपए उसको मिल गए। 2006 में अगर मैं कहता हूँ कि 100 रहे होंगे किसी के पास, तो 1400 रुपए हो गए। 1400 में और लोगे ना, री इन्वेस्टमेंट करोगे। 2007 में फिर दोबारा से इसने डिविडेंड दिया आपको। और ये मैं कहता हूँ कि चलो, ये 40 रुपए की जगह पे 60 रुपए हो गया होगा। 100 ही क्वांटिटी होगी आपके पास, या 150 क्वांटिटी हो गई होगी अब। ठीक है, 150 क्वांटिटी के बाद आपने आपकी क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है। अगर आप इससे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो नेक्स्ट अगर डिविडेंड से अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो समझ लो कि नेक्स्ट जो आपका ईयर होगा, उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से आपको डिविडेंड, ये तो 21 कर दिया इसने, 14, अगर 14 ही होता तो भी आपका डिविडेंड ज्यादा होता। क्वांटिटी ज्यादा होने से डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, यहाँ क्वांटिटी भी बढ़ गई और डिविडेंड भी आपका इंक्रीज हो गया। तो 2008 में तो बड़ा जबरदस्त फायदा हो गया। ठीक है, हो सकता है कि आपका इसकी प्राइस कम हो गई होगी 2008 में, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रैश हो गया था 2008 में, लेकिन इसने फिर भी डिविडेंड दिया। देखो, आपको 21 रुपए 50 पैसे 2009 में दिया आपको, 2010 में दिया। ठीक है, 2010 में 2 बार दिया, यानी कि फिर 11 में दिया, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, 17, 18, ये 17 के बाद 21 में दिया इसने, 22 में दिया इसने, 22 में कम दिया है, 21 में भी कम दिया है। उसके बाद आपको दिया 23 में, 24 में, 25 में। 25 में भी फ्रेंड आपको 15 रुपए 90 पैसे दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग करोड़पति कैसे बनते हैं। क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, जिस पर विश्वास होता है। क्वांटिटी बढ़ाते हैं, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड से फिर दोबारा से क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो वो क्वांटिटी बढ़ने से फिर डिविडेंड आपको मिलता है। मार्केट चाहे नीचे गिर जाए, कहीं भी जाए, आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड से जो आपकी इनकम होती है, फिर दोबारा से आप उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो करोड़ों में पहुंचता है, 20-25 साल के अंदर आपका करोड़ों में पहुंच जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज ये, ठीक है, ये थोड़ा वीडियो बड़ी बनेगी फ्रेंड्स, लेकिन विश्वास कैसे सेट होता है, ये इस चीज को आपको चेक करने की जरूरत है। देखो, हमारा विश्वास कैसे सेट होता है। मैं एक एक्सेल में इसमें ले जाता हूँ। देखो, जब तक आप चीजों को लर्न नहीं करोगे ना, ठीक है, तो तब तक ये समझ लो कि अंधेरे में तीर चलाते रहोगे। अंधेरे में तीर चलता रहेगा। कॉपी।
एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद हम इसको एक्सेल में सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल में इसको यहाँ से कट किया हमने, और एक्सेल के अंदर जो एक्सेल हमने ये बनाई थी, इसमें हमने इसको सेव कर दिया। डिविडेंड, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से हम इसको पूरा ऊपर तक, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। इसको हटा देते हैं मनी कंट्रोल का। वो सारा जो भी यूजफुल नहीं है उसको हमने हटा दिया। ये तो जस्ट इससे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे कि ये डिविडेंड एसबीआई बैंक ने दिया था। ठीक है, ये पर शेयर है, ये दिया है। अगर हम ये समझ लो कि ये 40 रुपए का था उस समय, ये इसकी जो रेट था ना वो 40 रुपीज़ के आसपास था। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसने 11 रुपए के हिसाब से दिया और हमारे पास मान लीजिए क्वांटिटी रही होगी 100। मैं एक बार मान लेता हूँ कि हमने 4,000 के सपोज हमने लिए थे 2004। तो अब हमारी क्या स्थिति होगी? ठीक है, अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो यहाँ पर दिस इंटू दिस, 1100 रुपये का हमें डिविडेंड मिल गया। ठीक है, तो इस डिविडेंड से कितने स्टॉक और आ सकते हैं? डिवाइडेड बाय 40, मतलब 27 स्टॉक और आ सकते हैं। तो ये जो मेरे पास, सॉरी, प्लस, ठीक है, तो 127 हो गए। डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया तो 127 हो गए। 40 के बाद 2005 में ये 45 रुपये का हो गया होगा। ये ईयर वाइज अगर हम चार्ट में देखें, चार्ट में चलते हैं, 2005 में लगभग ये 55 रुपये के, मैं 50 मान लेता हूँ चलो। 2006 में ये 65 रुपये का था, यानी 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं। 2005 में ये 50 रुपये का, ये 65 रुपये का। ठीक है, 2007 में, 2007 में यहाँ समझ लेते हैं 140 रुपये का, 140 का हो गया था फ्रेंड्स ये। उसके बाद 2008 में इसको मान लेते हैं जो उनका 113 रुपये का, ये कम हो गया था 113 रुपये। फिर उसके बाद 2009, 2009, 163, 206, 243, 163, 205, 200, 100, 190 लगा लो, 205। ठीक है, ऐसे ही 2011, 2011 का अगर करें हम तो 2011 यहाँ 214, 213, 213, 197, 200 के आसपास हो गए। दो 213, 197 कम हो गया। 14 में 165, और 15 में 300, 165, सॉरी 300। 300 के बाद अगर हम 14 में लगाएं, 14 में 300, 15 में 243, 16 में 175, 243, 250, 193, आप 200 लगा लीजिए इसको। ठीक है, 16, 17, 17 में 291, 291 हो गया। 18 में, 276, 19 में 276, 19 में 320, और ये 20 में 156। ये रिपीट हो रहा है शायद ये। 15, 16, 17, 17 के बाद ये है 18,
18 कहाँ पर है? 18 18 18 18 18 18 17 के पास सीधे 21 है। 17 के बाद 17। 17 के बाद 21 है। डिलीट कर देते हैं 21। 17 के बाद अब 21 आते हैं। 21 465 465 465 22 495 495 23 24 25 23 24 550 884 88 89 और 25 में अभी खुला है 811। फ्रेंड्स ये इसका इतिहास है। जो हमने प्राइस लिखे हैं ये सारे चार्ट से लिखे हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, चार्ट से लिखे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सपोज हमारे पास होते हैं तो अब हमारे पास 127 हो गए। ठीक है, 127 हो गए तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने हो गए? 1140, हाँ 127। तो इसने हमें कितना दिया है बोनस? ठीक है, 27.5। इसको हम करते हैं 31। अब ये कितना हो जाएगा? 158 हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं कॉपी। 100 ये ऊपर की तरफ ले चलते हैं हम। 154। इसमें ये 158 आना चाहिए। ठीक है, ये 154 आना चाहिए। ये 139 आना चाहिए। ये 151 आना चाहिए। ये 149 हो गया। 133 हो गया। ठीक है, ये 127 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 127 हो गया है। पहले 100 थे, फिर इसने 127 हो गया। तो ये जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है 127 यहाँ पर होगा। 47, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये अब बढ़ा है। ठीक है, अब आपने देखा होगा यहाँ पर ये टोटल जो हमारे हर साल स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं इसी तरीके से बढ़ रहे हैं। 159 बढ़ गए, फिर 193 बढ़ गए, फिर उसके बाद हमने डिविडेंड से जो लिए। ठीक है, 253 बढ़ गए। 100 थे जो 127 हो गए। 127 से जो डिविडेंड हुआ उसमें ऐड हुआ। ठीक है, डिविडेंड ऐड होगा, ये होगा F21 ये वाला। ठीक है, ये वाला और प्लस ये वाला। ठीक है, 34 जो डिविडेंड से हमने जो स्टॉक मिलेंगे वो हमने टोटल ऐड कर दिया, उसके बाद इतना हो गया। ऐसे करके इसका मतलब है कि हमारे पास 1000 के आसपास हमारे पास स्टॉक्स हो गए। ठीक है, आज मान लीजिए हमने अगर 2004 में लिया होता तो एज सीक्वेंशली, मतलब बिना कुछ किए, सिर्फ हमें जो डिविडेंड आ रहा था उससे हमने थोड़े थोड़े स्टॉक लेते चले गए। समझ गए फ्रेंड्स? तो एक तो डिविडेंड का जो पैसा हमारे पास आया उस, ठीक है, उसके बाद इसमें बोनस शेयर्स का हमने ऐड नहीं किया कि अगर मान लीजिए कोई भी बोनस शेयर अगर इसने दिया होगा तो वो एक अलग चीज़ है। और ये सिर्फ हमने डिविडेंड का कंपाउंडिंग किया है। तो डिविडेंड के कंपाउंडिंग से ये कितना हो गया? 100 का 10 गुना हो गया, 1000 हो गया। यानी कि 100 के 10,000, सॉरी 100 के 1000 स्टॉक्स हो गए। समझ गए फ्रेंड्स? हमने एक्स्ट्रा कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। सिंपली जो स्टॉक थे 100, सिर्फ इसने डिविडेंड दे दे के कंपाउंडिंग करते गए, इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू
अगर ये सपोज मान लिया जाए अ, कितने का है, मान लीजिए 1,000 रुपये का हो जाता है, ठीक है, तो ये 10 लाख का हो गया। ये 10 लाख रुपए का हो गया। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ 4,000 की। 4,000 की इन्वेस्टमेंट में ये आपका 10 लाख रुपए हो गया। अगर 2004 से, यानी कि 30 ईयर्स, अगर पहले की बात करें, 4 और 10, 14 और 10 24, मतलब 20 ईयर्स की मैं बात करूँगा करता हूँ। ठीक है, अगर हम 30 साल यानी 10 साल और आगे चलते हैं तो शायद ये 10 लाख की जगह पे ये हो सकता है कि 20 लाख हो जाए, या नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये अच्छा कंपाउंडिंग कर सकता है। तो आपने समझ लिया होगा फ्रेंड्स कि कंपाउंडिंग कैसे बनती है। अगर आप री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपाउंडिंग पक्का बनेगी। और अगर आप इसको खा जाएंगे ना, डिविडेंड को, कुछ नहीं है, इसको आपने कर दिया, तो फिर आपका ये जो है इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। यानी कि पहले अगर आपने 40 रुपये का लिया था, वो 811 रुपये का हो गया। तो आप समझ लीजिए फिर कि प्राइस तो इसके बढ़ेंगे, लेकिन ये कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगा इतना। कंपाउंडिंग हमेशा री इन्वेस्टमेंट में होता है। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट में जब होगा तो फिर उसका जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, फिर ज़्यादा क्वांटिटी होगी, फिर ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, फिर ज़्यादा क्वांटिटी होगी, फिर ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ऐसे करके चलता जाएगा, चलता जाएगा। 30 ईयर्स में ये आपको, ये समझ लो कि अगर 10 लाख है तो हो सकता है 30 लाख हो जाए। तो ये मैं सिर्फ एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ऐसे कम से कम ये समझ लो कि 10 ऐसे स्टॉक हैं जिन पे हमारा विश्वास सेट हो सकता है। तो ये मैंने जो SBI है उस पर अपना विश्वास, मतलब मेरा ये विश्वास है। बाकी आप लोगों का क्या, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस पे आपका विश्वास है, जिसके ऊपर आपने एनालिसिस किया है। ये आप जरूर बताइएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो हमारा विश्वास ऐसे कभी किसी पे सेट नहीं होता कि हमने अंदाजे से किसी को भी उठा लिया। हाँ, अगर आप अंदाजे से उठाना चाहते हैं ना, भाई आप मान लीजिए गैम्बलिंग करना ही चाहते हैं, तो गैम्बलिंग में SIP नहीं होगी, गैम्बलिंग में होगा लमसम। मान लीजिए आपने लगाया किसी पे, किसी स्टॉक पे लगाया, तो आपने जैसे 10,000 लगा के उसको छोड़ दिया है हमेशा के लिए, उसको सेल नहीं करना। ठीक है, जाएगा तो आपका 10,000 रुपये जाएगा, और नहीं तो वो आपको हो सकता है कि लखपति बना दे। ये एक अलग बात है, इसको भी आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये प्ले कब होगा? जब आप मार्केट से कमाएंगे। मार्केट से मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने कमा दिया, तो भाई 80% तो आप इस तरीके से आप लगाइए, जो ब्लू चिप कंपनीज है उसके ऊपर लगाइए। और जो 20% है आप उससे खेल सकते हैं, जो खेलना है आपको, जुआ खेलिए। ठीक है, आप जुए का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखो, ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग से कोई भी आदमी आज तक नहीं बना है। इवन क्या है कि जो स्टॉक्स है ना वो आप ले सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर मैं पेनी स्टॉक लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ले लो, पेनी स्टॉक आप ले लीजिए। लेकिन जो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग है ना, उससे बढ़िया पेनी स्टॉक है। आप पेनी स्टॉक ले लो कि जो आपका प्रॉफिट का पैसा है, लेकिन आप अपने प्रॉफिट के पैसे से भी आप ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आपकी कैपिटल है ना साफ हो जाएगी, ये आपको आदी कर देगा, हैबिचुअल कर देगा। उसके बाद जो आपके पास फंड होगा ना, कैपिटल, वो भी सारा चला जाएगा प्रॉफिट लेने के चक्कर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये जो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई समझाने के चक्कर में। तो विश्वास किस तरीके से सेट होता है, ऐसे ही सेट होता है। हमें पूरा एनालिसिस गहराई से करना चाहिए, तब जाके हमारा विश्वास सेट होगा, और तभी जाके हम उन स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। और ये जो 15 ETF है जो मैंने आपको बताया, यही हमारा विश्वास है। ठीक है, जहां पर ट्रस्ट वाली बात है कि हमने ये जो 15 स्टॉक्स, सॉरी 15 ETF है, ये ट्रस्ट है। ठीक है, और ये हमारा ट्रस्ट है। और इसके अलावा जो एडिशनल ऑप्शनल है, जैसे गोल्ड हो गया, टाटा सिल्वर हो गया। सिल्वर बीज है तो उसका एक ऑप्शन है टाटा सिल्व। अगर गोल्ड बीज है तो टाटा गोल्ड के अंदर भी लगा सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी लगानी है टाटा गोल्ड के अंदर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार करना है। समझ गए फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।